हाय। आप सभी को संचंद्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इग्नू BHIC भारतीय इतिहास का जो चैप्टर 1 है उसका हम लोग खंड 3 मतलब खंड 1 है जो उसका हम लोग जो प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण है जो चैप्टर 1 है उसका हम लोग इकाई 3 शिकारी संग्रहकर्ता समाज वाले आज चैप्टर का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि आप पूरी वीडियो तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो है इसमें हम लोग क्या क्या इसमें हम लोग देखेंगे। इसमें जो है इसका जो है उद्देश्य, प्रस्तावना, पूरा पाषाण काल की जीवन शैली और अधिवास स्वरूप जहाँ वह निवास करते हैं, फिर उनकी जीवन शैली, शिकार एवं भोजन की तलाश, गैर उपयोगितावादी व्यवहार, पूरा पाषाण कालीन पाषाण कला और प्रथाएं। फिर इसमें हम लोग मध्य पाषाण काल के विशेषता को देखेंगे। इसमें देखेंगे कि पाषाण काल के स्थल और स्थल विशेष के अध्ययन, जो उसमें से प्रमुख स्थल है जैसे कि वहाँ पे भीमबेटका है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर इसका उत्खनन देखेंगे। फिर पाषाण चित्रकला, इन चित्रों का निर्माण क्यों किया गया, आखिर इन चित्रों का निर्माण क्यों किया गया, इस चित्र के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहते थे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर भीमबेटका पाषाण कला समूह परिसर का वर्गीकरण, फिर इसका सारांश, शब्दावली, बौद्ध प्रश्नों के उत्तर, संदर्भ ग्रंथ। तो इसका जो पहला है उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य क्या है, इस चैप्टर का पढ़ने का उद्देश्य क्या है, तो इस इकाई में आप निम्न बातों को सीखेंगे। तो इस चैप्टर पढ़ के आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। पहला जो है प्राग ऐतिहासिक जीवन शैली, जो प्राग ऐतिहासिक काल के जो लोग मानव निवास करते थे उनका जीवन शैली क्या था। फिर बस्तियों का स्वरूप, उनका जो निवास स्थल था उस बस्तियों का स्वरूप देखेंगे। फिर उनका उपकरण, कि उनके द्वारा उपयोग करने वाले क्या क्या उपकरण थे। फिर पूरा पाषाण कालीन लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपलब्ध पुरातात्विक और कला साक्ष्यों के प्रकार। फिर उच्च पूरा पाषाण कालीन कला एवं मध्य पाषाण कालीन कला को देखेंगे। इस जो उच्च पूरा पाषाण कालीन है इसमें कला देखेंगे इनका, और फिर ये मध्य पाषाण कालीन कला में देखेंगे कि इन दोनों काल में कला में कितना कला का विकास हुआ, उसमें से क्या क्या परिवर्तन आए। भारत के पूरा पाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन संस्कृतियों की क्षेत्रीय विविधता। फिर इसमें देखेंगे कि इन दोनों काल में क्या क्या संस्कृति में क्षेत्रीय विविधता थी, कि अलग अलग स्थल पे उनकी क्या विविधता थी, इसमें हम लोग देखेंगे। फिर इसका प्रस्तावना को जल्दी से देख लेते हैं। मनुष्य उपकरण बनाने की अपनी क्षमता के कारण अन्य पशुओं से श्रेष्ठ दर्जा प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य उपकरण बनाने का, जो इनके पास एक विशिष्ट समृद्ध मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क का उपयोग करते हुए उन्होंने जानवरों से अलग है, क्योंकि जानवरों जो है बस जानवर जो अपने खाने और पीने और घूमने से तक ही सीमित है, लेकिन मनुष्य उनसे अलग है। यह अपने समस्याओं का समाधान करने तथा अपनी ज़रूरतें तथा अपनी विकास हेतु बहुत सारे अपने मस्तिष्क के योगदान से अपनी निर्वहन करता है। मनुष्य पत्थर, लकड़ी, हड्डियों व सींग के बने औजार से शिकार कर अपना भरण पोषण करता है। मनुष्य के पास सभ्यता और संस्कृति नामक दो चीज़ है, लेकिन जानवरों के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए मनुष्य जानवरों से भिन्न है। औजार निर्माण की इस क्षमता से संस्कृति का पोषण होता है। वह घर बनाना, आग का प्रयोग, कपड़े पहनना
एवं अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए प्रतीकों एवं चिन्हों के साथ साथ भाषा का भी आविष्कार करता है। जब मनुष्य अपने विचारों के आदान प्रदान, जैसे कि अपनी बातों को, जिसको कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं, अपनी बातों को किसी दूसरे के पास पहुंचाना, ये अपने भाषा के माध्यम से हो सकता है या संकेत के सिंबल के माध्यम से भी इसको अपनी जो विचार है वो दूसरे तक पहुंचाने में समर्थ होता है। यद्यपि लिपि का नहीं, मनुष्य के इतिहास के इस अवधि को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य के पास लिखित या लिपि का ज्ञान नहीं था। वो अपनी बात मौखिक भाषा या सिंबल के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते थे। साथ ही मनुष्य की जीवन शैली के पुनः निर्माण करने वाले साक्ष्य औजार ही हैं जो मुख्यतः पत्थरों से बने होते हैं, जो इतने समय बाद में भी उपलब्ध हैं। कृषि और धातु की खोज से पहले मानव विकास की लंबी अवधि को पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की संस्कृति कहते हैं। कृषि और धातु की खोज से पहले, आप सभी को मालूम है कि सबसे पहले प्रथम धातु अगर मानव के द्वारा खोजी गई तो वह थी तांबा, और कृषि का जो स्टार्ट हुआ था वो नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत होता था। तो कृषि और धातु से जो पहले का काल है वो काल पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। दोनों शिकारी एवं भोजन संग्रहण की संस्कृति को दर्शाते हैं। जो इस काल में मानव थे वो शिकार थे तथा खाद्य संग्राहक थे। घुमक्कर वाली जिंदगी जीते थे, कभी इधर से कभी उधर, कहीं यहाँ शिकार करके वहीं पर ही निवास कर लिए। वो बिल्कुल अपनी जरूरतें प्राकृतिक दशाओं से ही उपलब्ध कराते थे। इन संस्कृतियों के बीच के अंतरों की पहचान औजारों से की जाती है, जिसे उद्योग कहते हैं। इन जो संस्कृति है पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इन जो काल का औजार देखेंगे आप, तो पूरा पाषाण काल का आप औजार देखेंगे तो उस समय के औजार जो है बहुत सारे भारी भद्दे मोटे, और मध्य पाषाण काल के आप औजार को देखेंगे तो बहुत सूक्ष्म आकार के, उसमें से जो मतलब बहुत ही सूक्ष्म माइक्रोलिथ आकार के इसमें आप औजार देखेंगे, बहुत छोटी और बहुत नुकीली और धारदार। इन्हीं औजारों के अंतर के कारण इन दोनों काल का विभाजन किया गया है। और जहां उद्योग उस जगह कहते हैं जहां इन औजारों को मानव बनाते थे, उसका निर्माण करते थे। इस इकाई में हम भारतीय प्रायद्वीप के पुरातात्विक स्थल, बस्ती के प्रकार, कला, साक्ष्य, औजार एवं उपकरण के माध्यम से पूरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल के लोगों के जीवन निर्वाह की संस्कृतियों का अध्ययन करेंगे। इस इकाई में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो पुरातात्विक स्थल, जो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में जो स्थल मिले हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। फिर वहाँ के बस्ती के प्रकार, फिर वहाँ के जो निवास करने का आवास होता था उसका देखेंगे। फिर इस काल में कला देखेंगे, कला उनके पास क्या आर्टिस्ट थे। फिर उसके औजार देखेंगे, फिर उपकरण के माध्यम से इन दोनों काल का हम लोग अध्ययन करेंगे। पूरा पाषाण काल की जीवन शैली एवं अधिवास स्वरूप, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जीवन शैली। आखिर पूरा पाषाण काल के लोगों की जीवन शैली कैसी थी एवं उनका जो आवास था रहने का, उसका स्वरूप या संरचना क्या था। तो पूरा पाषाण संस्कृति का विकास भूवैज्ञानिक युग में हुआ। जो पूरा पाषाण संस्कृति का जो विकास है वो भी भूवैज्ञानिक युग में हुआ, जिसे प्रतिनूतन युग कहा जाता है। अगर सवाल पूछ दे कि जो पूरा पाषाण संस्कृति का काल कौन सा था, तो आप लोग इसे प्रतिनूतन युग में बता सकते हैं। जलवायु को देखते हुए प्रतिनूतन युग की विशेषता हिमरूप, अत्यधिक ठंडी तथा व्यापक बर्फ की आवरण तथा अंतर हिमनदों गर्म काल को बताया गया है। जो प्रतिनूतन युग काल है, इस काल में जो हमारा जो भौतिक परिवेश है, जो इन्वायरमेंट है, वो हिमयुग था। पूरा मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास था।
टेम्परेचर जो तापमान है बहुत नीचे, तापमान का जो स्तर था वो बहुत नीचे, ठंडा आप एक समझ सकते हैं। जैसे कि कश्मीर में अभी जिस तरह का वहाँ का इन्वायरमेंट है, वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसा ही जलवायु थी यहाँ की भारत की। यह अवस्था समशीतोष्ण क्षेत्र में तथा वर्षा संबंधी अत्यधिक वर्षा या नमी वाली अवधि और अंतर वर्षा संबंधी सूखा काल की अवस्था उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रही। ये जो ये जो जलवायु थी यह कहाँ कहाँ थी, तो जो है समशीतोष्ण क्षेत्र में था, फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसी जलवायु को आपको उस समय देखने को मिलती थी। शुरुआती दौर के जो मानव जनसंख्या पूरा पसान अधिकतर शीतोष्ण क्षेत्र यूरोप और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अफ्रीका और एशिया में जलवायु घटनाओं एवं परिवर्तन को सफलतापूर्वक अपनाकर रहते थे। इन जो क्षेत्रों के लोग रहते थे इन्हीं जलवायु को अपने अनुकूल अपने जीवन निर्वाह में ढाल रहे थे तथा इन्हीं जलवायु में अपना जीवन निर्वाह करते थे। पूरा पाषाण काल के तथ्य दर्शाते हैं कि लोग पानी के स्रोतों, पहाड़ों एवं खाद्य पदार्थ उपलब्ध होने योग्य इलाका में रहते थे। जो पूरा पाषाण काल के लोग थे वो ऐसे जगहों को चुनते थे जहां वहां पे पानी उपलब्ध हो, पहाड़ हो। जहाँ पहाड़ इसलिए क्योंकि उस समय हिमयुग के कालखंड था, तो उनको रहने के लिए अगर बाहर रहते तो उनको ठंड से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता, इसलिए पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे ताकि उसमें रहकर अपनी गर्मी का आनंद भी ले सकते हैं तथा हिंसक जानवरों से भी बच सकते हैं। इसलिए उन्होंने पहाड़ों एवं खाद्य पदार्थ जहाँ उस समय के जहाँ पेड़ पौधे जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ थी उनके कंदमूल खाकर अपने जीवन निर्वाह कर सकते थे, इसलिए ऐसे जगहों को उन्होंने चुना। यह छोटे छोटे शिकारी एवं संग्रह करने वाले समुदाय थे। ये जो मानव थे छोटे छोटे शिकारी, मतलब छोटे आकार के पशु, और उनका संग्रह करके अपना जीवन गुजारित करते थे। जो अपने जीविकोपार्जन के लिए पशुओं एवं पौधे पर निर्भर थे, वो बिल्कुल अपने शुरुआती दौर का जो मानव थे वो अपने जीवन निर्वाह करने के लिए उन सिर्फ पशुओं और पौधे पर ही निर्भर रहते थे। पत्थरों के बने औजार इनके रोजमर्रा के महत्वपूर्ण अंग थे। जो पत्थरे के बने जो औजार थे इनके रोजमर्रा मतलब कि रोज के दिन के उनके लिए उपयोगी होते थे, ताकि मनुष्य के जो पत्थर थे पत्थर से ही उन्होंने पशुओं का शिकार करना स्टार्ट किया। फिर जो पेड़ पौधे को काटना हो, उसको मांस को काटना हो, इन्हीं कारणों से इनके जीवन में औजार बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका इस्तेमाल देखिए इसमें जो है इसमें उल्लेखित भी किया है। इसका इस्तेमाल ये काटने, छोटे छोटे टुकड़े करने, खुरचने, छेद करने, पतले टुकड़े करने, छीलने इत्यादि वो तक्षण के लिए करते थे। कुछ कार्य जीवन यापन से तथा कुछ शिल्प से जुड़े हुए थे। इन उपकरणों के माइक्रोवेव सूक्ष्म परीक्षण विश्लेषण से पता चलता है कि इनके उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता था। जब इन औजारों का अध्ययन किया गया, रिसर्च किया गया, तो पता चलता था कि ये जो औजार है एक ही कार्य के लिए नहीं बल्कि विविध कार्य करने के लिए इनका उपयोग करते थे। उदाहरण के लिए जो माइक्रोस्कोप से इन उपकरणों के किनारे पर घिसने और टूटने के निशान मिले हैं, जिससे वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इनका प्रयोग वनस्पति, गैर वनस्पति पदार्थ, लकड़ी या बांस पर हुआ है। कुछ औजारों पर घिसने के निशान मिलते हैं जिससे पता चलता है कि उनको मुठ में लगाने में इस्तेमाल किया था। पूरा पाषाण काल के शिकारियों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न पर्यावरणीय स्थल पर कब्जा कर लिया।
एवं उसके अनुकूल ढल गए। जैसा परिवेश था उसी के अनुकूल अपने आप को ढाल लिया, ताकि उनको जीवन जीने में कोई समस्या या कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। पूरा पाषाण काल के लोग मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, संघाओं की गुफाओं में, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान या आंध्र प्रदेश के कर्नूल के शैल आश्रमों में रहते थे। जो पूरा पाषाण काल के जो लोग हैं, इनकी जो साक्ष्य मिले हैं तो वो है मध्य प्रदेश के भीमबेटका तथा संघाओं की गुफाओं, जो अभी वर्तमान के उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में ये जो स्थल है स्थित है, तथा आंध्र प्रदेश के कर्नूल के शैल आश्रय, जो कर्नूल एक जगह है, आंध्र प्रदेश का एक जिला भी है, वहाँ पे इन लोगों का रहने का साक्ष्य मिला है। उन्होंने खुले में शाखाओं के बने आश्रम में घास पत्ते या बेंत से निर्मित अस्थाई घरों में अपना डेरा डाला। जो वो रहते थे वो अस्थाई घरों में रहते थे। अस्थाई का मतलब क्या हुआ, कहीं उनका एक अस्थाई प्रॉपर निवास नहीं होता था। वो कभी इधर, कभी कुछ दिनों के लिए यहाँ बस गए, कभी आगे जाके आगे बस गए। वो जैसे कि आप मान के चलिए किसी एक जगह पे उन्होंने निवास किया, तो आसपास के जितने भी पेड़ पौधे, शिकारी, पशु वशु को मारकर खा लिए, तो फिर इसको तो इस जगह में उनके खाने के लिए कुछ अगर चीज़ नहीं बचता है तो फिर वो दूसरा जगह ढूंढेंगे, फिर वहाँ निवास करेंगे। फिर यहाँ अगर फल पदार्थ खाद्य संग्रह खत्म हो जाता है फिर दूसरा जगह रहेंगे। ऐसे करते करते उन्होंने अस्थायी जीवन मतलब एक प्रकार का घुमक्कर का जिंदगी निर्वाह करते थे। इनका साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला है, क्योंकि पत्तों के बने घर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। हालांकि पत्थरों से निर्मित औजार के साक्ष्य बस्तियों की पुष्टि करते हैं। जे एन पाल तथा बी.डी. मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम ने पहाड़ियों के ढलान पर तथा पथरीली चट्टानी सतहों पर, जो कैमूर नदी क्षेत्र के बाहरी किनारे और जो बेलन नदी के समीप था, 17 एसुलियन स्थल खोजे हैं। जो जे.एन. पाल तथा बी.डी. मिश्रा की एक टीम के द्वारा इन क्षेत्रों का अध्ययन करने पर वहां देखा गया कि जो ये बेलन नदी के तट पे तथा ये कैमूर नदी के क्षेत्र में 17 एसुलियन स्थल खोजे हैं। एसुलियन स्थल मतलब पूरा पाषाण काल के एसुलियन सभ्यता संस्कृति का जो स्थल थे, उनमें 17 स्थल ऐसे मिले हैं जहां मानव के निवास का साक्ष्य मिलता है। इस क्षेत्र में अभ्रक पत्थर आसानी से उपलब्ध था तथा कार्यशाला स्थल भी थे। सामान्य रूप से उपलब्ध चट्टानों का उपयोग औजार बनाने में किया जाता था। जो चट्टानें थी यहाँ पे, वो सामान्य रूप से उनका औजार बनाते थे। यह स्थान मानवनुमा समूह के लिए उपयुक्त था, जहाँ से शिकार पर नजर रखना सहज था। अधिकतर स्थल पानी के स्रोतों के नज़दीक थे। जो अधिकतर स्थल मिले हैं वो आसपास पानी का जो उपलब्धता पे ही मिले हैं, पानी के स्रोत के नज़दीक ही मिले थे। आप सबको पता है, ये पहले बता चुके हैं कि पानी के स्रोतों के आसपास ही क्यों उन्होंने रहना निवास किया। 1970 के दशक से लेकर आज तक प्रो के पदैया के शोध से उत्तरी कर्नाटक के होसंगी तथा बंचबल घाटी में 400 पूरा पाषाण काल के स्थलों का पता चला है। जो इन क्षेत्रों में अगर देखा गया तो 400 ऐसे पूरा पाषाण कालीन स्थल मिले हैं कर्नाटक में होसंगी तथा बेचंबल घाटी। एसुलियन स्थल का उत्खनन होसंगी में हुआ। जो एसुलियन स्थल का उत्खनन होसंगी से प्राप्त हुआ, जो एक अनावृत स्थल है, अनावृत स्थल है। ग्रेनाइट के शिलाखंडों से घिरा अंडाकार आकार का खुला स्थान मनुष्य द्वारा उनकी गतिविधियों के लिए चुना गया। प्रोपदैया ने निष्कर्ष निकाला है कि पहले से ही शिलाखंडों का प्रयोग हवा से बचने के लिए होता आया है। जो ये शिलाखंड थे, इन्होंने उस समय बहुत सारे जलवायु में टेम्परेचर बहुत निम्न था और ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, तो इन पहाड़ियों के पीछे छुपने के लिए
उन्होंने इन शिलाखंडों को प्रयोग में लाया। जल स्रोत के किनारे पड़ाव सुनिश्चित था क्योंकि नदी में 12 मासी बहाव बना हुआ था। देवपुर धारा के तल में सोते पहले भी सक्रिय रहे होंगे। घाटी में जल बहाव पूरी तरह से संगठित नहीं था और हुसनगी नदी में ही कई उथले वह लेटे रूपी धाराएं थी जो बहुत उच्च स्तर पर बह रही थी। पठारों की तरह घाटी भी कांटों व झाड़ियां की घनी जंगलों की वनस्पति से ढकी हुई थी। ये हमारे लिए कोई काम का चीज नहीं है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। पठार की तरह घाटी भी कांटों व झाड़ियों की घनी जंगल की वनस्पति से ढकी हुई थी। इस तरह की वनस्पति लोगों के शिकार और संग्रहण जैसे उद्यमों में सहूलियत प्रदान करती होगी। अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे यह पता चले कि एशोलियन काल में प्राकृतिक भोजन की सुविधाओं की उपलब्धता क्या थी। बाद के आंकड़ों से पता चलता है कि इन क्षेत्रों में जंगली पौधे एवं शिकार युक्त पशु मानव उपभोग के लिए मिलते थे, जो एशोलियन काल में अभी तक इतिहासकारों के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जहां उस काल के प्राकृतिक भोजन के बारे में उनके पास जानकारी हो। लेकिन वहां पे ऐसा जंगली पौधे और शिकार युक्त पशु का उपभोग के लिए मिलते हैं, लेकिन उस समय यही मानव अपने खान पान में यही सब जंगली पौधे और शिकार युक्त पशु को मारकर अपने पेट का भूख मिटाते होंगे। ऐसा अनुभव के आधार पर ऐसा माना गया है। इसके अलावा इस घाटी में चूना पत्थर, संकोरास्म और बजरी जमाव भारी मात्रा में पाए जाते थे, जिसका इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में होता था। इसलिए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस घाटी ने एशोलियन झुंडों के लिए काफ़ी उपयुक्त आवास स्थल का गठन किया। जो पुरातत्व स्थलों के प्रकार देखते हैं। साधारणतः स्थल आम लोगों की क्रियाकलापों को प्रस्तुत करते हैं। जो स्थल होते हैं आम लोगों के एक्टिविटी को प्रस्तुत करते हैं। आवासीय स्थानों पर लोग खाना बनाते, रहते और अपना समय चित्रकारी तथा उत्कीर्णन जैसे काम में बिताते थे। वहाँ जो स्थल होता है वहाँ पे वो खाना बनाते थे तथा रहते थे तथा फ्री टाइम में वो कुछ चित्रकारी भी तथा उत्कीर्णन जैसे काम में भी अपना समय व्यतीत करते थे। उदाहरण के लिए हुसनगी और भीमबेटका जैसे लंबी अवधि के स्थलों की अपेक्षा अस्थायी शिविर स्थल थे। उत्तरवर्ती श्रेणियों ऐसे स्थलों को दर्शाती है जिसे साल में एक बार अपने अधिकार में ले लिया जाता था और उसके बाद लोग पलायन कर जाते थे। विशिष्ट कार्य स्थल भी मिलते हैं जैसे कसाई खाना स्थल। यहाँ पशुओं से मांस तथा चमड़ों के निकालने का काम किया जाता था। जो कसाई खाना स्थल था वहाँ पर पशुओं के शिकार करके फिर उसको मांस को काट कर तथा चमड़ा निकाल कर अपने भोजन के लिए अनुकूल बनाते थे। उस क्षेत्र में आपको कसाई खाना स्थल का भी प्रमाण मिलता है। इस तरह उद्योग स्थल वैसे स्थान थे जहाँ चकमक पत्थर से औजार बनाते थे। उद्योग स्थल वैसा है जहाँ पे वो औजार का निर्माण करते थे। प्राचीन समाजों का संगठन लोगों के दल के रूप में होता था। ये 100 से कम लोगों का एक छोटा दल हुआ करता था जो शिकार तथा भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करते थे। लगातार घूमने के कारण समूह का आकार छोटा रहता था क्योंकि बच्चे स्थान परिवर्तन में बाधा उत्पन्न करते थे। इस प्रकार आवश्यकता अनुसार उनके आकार छोटे ही रह गए। ऐसे सामान्य धारणा है कि शिकारी एवं भोजन संग्रहण करने वाले लोग खाने के मोहताज होते थे जिनके पास अवकाश के लिए कोई वक्त नहीं होता। यह धारणा गलत है।
पूरा पाषाणकालीन शिकारी और संग्रहण करने के वाले लोग एक सीमा से अधिक भोजन जमा नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास भोजन को सुरक्षित रखने के लिए कोई तकनीक नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाषाणकालीन लोग थे, मानव थे, वो अपने सीमित मात्रा में ही भोजन के लिए शिकार करते थे। ये नहीं कि वो बहुत सारे पशु का शिकार कर दिए और उनको अधिक दिनों तक उसका उपयोग करते थे। वो मतलब कि 1-2 दिन के लिए ही उतने ही भोजन या मांस का प्रयोग करते थे जितना दिन तक वो अपने कार्य को संचालित कर सके। और उनकी भौतिक लालसा व उनके ज़रूरतें सीमित थी। उनकी जो भौतिक लालसा थी तथा ज़रूरत सीमित थी। यह स्पष्ट है कि जो ही उनके लिए पर्याप्त भोजन का इंतजाम हो जाता, उनके जीवन निर्वाह संबंधी गतिविधियों वहीं रुक जाती थी। जैसे ही उनका भोजन का अगर इंतजाम हो जाता था, जैसे ही शिकारी शिकार करके पशु का शिकार करते थे, तो वहीं रुक जाते थे तथा जो भी एक्टिविटी थी शिकार करने की, इधर उधर घूमने की, घुमक्कर जिंदगी की, वहीं रुक जाते थे तथा उनके सोने, खेलने, बातें करने, चित्रकारी एवं आराम करने के लिए पर्याप्त समय होता था। प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल न शिकार एवं संग्रहण को जीवन निर्वाह का एक सक्षम साधन बना दिया। जो उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल किए, ना कि उनका दोहन किया। यही कारण है कि कुछ आधुनिक समुदायों में भी शिकार और संग्रहण का एक प्रमुख साधन है, भले ही छोटे पैमाने पर क्यों न हो। आधुनिक शिकारी एवं संग्रहकर्ता पर नृवैज्ञानिक अध्ययन दर्शाता है कि ऐसे लोगों की भोजन संबंधी आवश्यकताओं में संग्रह की गतिविधियों को ज़्यादा योगदान देता है। साधारणतः महिलाएं संग्रह करती हैं और पुरुष शिकार। यदि पूरा पाषाण काल में भी ऐसा ही था, तो उस समय के लोगों के जीवन निर्वहन में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई होगी। ये बोल रहा है कि यदि पूरा पाषाण काल में ऐसे थे जहां महिलाओं भी संग्रह करती थी, खान पान के भोजन, कल मूंद वो भी संग्रह करती थी, तथा जैसे कि जितना जो पुरुष की भागीदारी थी उतना ही महिलाओं अपनी भागीदारी भी उसमें प्रदर्शित करती थी तथा अपना अहम भूमिका निभाती थी। शिकार और भोजन की तलाश। इसमें देखेंगे शिकार कैसे करते थे तथा भोजन की तलाश में वो कैसे कैसे गतिविधियां, एक्टिविटीज, क्रियाकलाप करते थे। संपूर्ण पूरा पाषाण युग साधारण आर्थिक संगठन तथा संचालित था, जिसमें जंगली पौधे का संग्रहण और जंगली जानवरों का शिकार शामिल था। जो पूरा पाषाण युग है संपूर्ण, इसमें आर्थिक संगठन के लिए जो जंगली पौधे का इस्तेमाल होता था तथा जंगली जानवरों का शिकार होता था, इनमें इन सारी यही सभी क्रियाकलाप आर्थिक संगठन से जुड़ा हुआ था। व्यापक रूप से स्वीकृत तर्क के आधार पर भारत के विभिन्न पारिस्थितिकीय या भौगोलिक क्षेत्र प्रति नूतन काल में मौजूद समृद्ध पशु जीवन और वनस्पति की पुष्टि करते हैं। इस काल के जो पारिस्थितिकी या भौगोलिक क्षेत्र है वो प्रति नूतन काल को प्रदर्शित करता था। इससे सहजता से अनुमान लगाया जा सकता है कि पूरा पाषाण युग के लोगों को व्यापक पैमाने पर मांसाहारी एवं शाकाहारी भोजन उपलब्ध था। इस संबंध में पुरातात्विक साक्ष्य कुछ रोचक तथ्य प्रस्तुत करते हैं। पिछले सदी के मध्य से स्तनधारियों के जीवाश्म भारी मात्रा में प्राप्त किए गए हैं, जो कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और अन्य नदियों से प्राप्त पाषाण औजारों के साथ मिले हैं। जो पिछली सदी के मध्य में जो स्तनधारियों थे, वहां से जीवाश्म भारी मात्रा में वहां से साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ये साक्ष्य जो है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी तथा नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों से इन औजारों का प्राप्ति हुई थी। इन खोजों ने नई व्याख्या को जन्म दिया कि प्रारंभ में मनुष्य ने
जंगली पशुओं, हिरण और अन्य स्तनधारी पशुओं का उपयोग भोजन के लिए किया। ये जब साक्ष्य मिला तो एक नई व्याख्या का जन्म दिया कि जो प्रारंभ में मनुष्य थे वो जंगली पशुओं में हिरण स्तनधारी पशुओं का उपयोग करते थे। इस व्यवस्था की पुष्टि तमिलनाडु ने अतिरमपक्कम, महाराष्ट्र में चिरकी नेवासा, होसंगी और बैचबल घाटी में हेम्बल बुजुर्ग और फतेहपुर तेगीहाली ईसमपुर के प्राथमिक एसुलियन स्थानों से प्राप्त जंगली पशुएं, हिरण, जंगली घोड़े, जंगली हाथी दांत अस्थियों के अवशेष से होता है। इन जो नई प्रकार की जो व्याख्या देखने को मिलती है, इन व्याख्या का अगर साक्ष्य जो मिलता है ये तो इन जगहों से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर ही ऐसी व्याख्या को हम लोग देखने को मिलता है। इन अस्थियों पर बने निशान इस बात का सूचक है कि उनका प्रयोग भोजन के लिए किया गया था। इनके अगर अस्थियों का अध्ययन किया गया तो उस पर निशान लगा था। जैसे कि आप किसी जानवर का शिकार करते हैं तो उनके हड्डियों तक ले जाकर वहाँ पे निशान बन जाते हैं। तो उन्हीं हड्डियों के अस्थियों के जब विश्लेषण किया गया तो इसमें देखा गया कि कुछ जानवरों में उसका निशान लगा हुआ था। इस आधार पर देखा गया कि इन्हीं जो स्तनधारी जीव थे इनका मानव अपने भोजन के लिए इनका शिकार करते थे। ये अस्थि अवशेष या तो शिकार किए गए पशुओं के थे या मांसभक्षी जानवरों के मार जाने वाले स्थान से बरामद किए गए थे। आगे ईसमपुर जैसे स्थलों से प्राप्त कछुए के खोल के टुकड़े के मिलने से पता चलता है। अगर ईसमपुर एक स्थल है, वहाँ से कछुए की खोल के टुकड़े का साक्ष्य मिला है कि पाषाण युग के लोगों ने विभिन्न प्रकार के जीवों, कीड़े मकोड़े, पक्षियों, मछलियों, चूहों और उभयचर का साधारण संग्रह रणनीति के अंतर्गत शोषण किया था। अब यह स्थापित हो चुका है कि पौधे से प्राप्त भोजन भी पाषाण युग के लोगों का आहार में शामिल था। यह भी स्थापित हो चुका है कि जो पूरा पाषाण युग के लोग हैं वो अपने आहार के लिए जंगली पौधे का भी सेवन करते थे। डी कोसाम्बी ने 1965 में बताया कि भारत जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लोगों ने बड़े पैमाने पर जंगली पौधों से प्राप्त भोजन जैसे फल, बीज, जामुन, कंद मूल का इस्तेमाल किया। इन जो जंगली पौधा है उनमें उन्होंने फल का प्रयोग किया, बीज का उसका प्रयोग किया, कंद मूल का इस्तेमाल करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। प्रागैतिहासिक काल के विद्वानों ने भी पाषाण युग के स्थलों से प्राप्त पौधों के अवशेष की महत्ता को समझा। एमडी काजले ने श्रीलंका में स्थित बेलीलेना किटुलगला गुफा के मध्य पाषाण काल लगभग 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व से ब्रेड, गेहूं एवं 2 केलों के अवशेष की खोज की है। जो श्रीलंका में एक स्थल है बेलीलेना किटुलगला गुफा से, वहाँ से उन्होंने गेहूं तथा किलो के अवशेष का साक्ष्य खोजा था। एमडी काजले। इसके अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के आदिवासी समूहों एवं अन्य वंचितों तबकों के क्षेत्रीय पुरातात्विक अध्ययन से पता चलता है कि विभिन्न प्रकार की सब्जियां, कंदमूल, जड़, जामुन, फल और गोंद का इत्यादि का प्रयोग खाने के लिए किया गया था। इन सब के अवशेष को अगर अध्ययन किया गया तो पता चला कि जो मानव है ये जंगली जानवर और जंगली पौधों से, उनसे जो प्राप्त कंदमूल थे, फल फूल थे, उनका सेवन करते थे। तो आज के वीडियो को बस इतना ही रहने देते हैं। आगे के वीडियो में ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिला होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।